हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की करंट अफेयर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अप्रैल 2021 में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहीं, मैं उनको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, ये डिटेल्ड वीडियो है और फोकस हमारा रहता है यूपी एससी और पीसीएस के लिए। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं, साथ ही प्री में अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है, यूपीएससी पीसीएस के अलावा जो और एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये हेल्पफुल रहेगी अगर उनमें क्वेश्चंस उस लेवल के पूछे जाते हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन लीनियर करंट अफेयर्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि अगर मल्टी लाइन क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 या 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, तब ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो सकती है। तो जिन एग्ज़ाम्स में भी ये चीज़ें आती हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि अप्रैल 2021 में कौन कौन से करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर के क्षेत्र में न्यूज़ में रहे। उससे पहले पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं। ठीक है, इससे पहले मार्च के करंट अफेयर ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आप मार्च के भी देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा या फिर यहाँ पर आई कार्ड लगा दूंगा, आप देख लेना। और राइट, उसके अलावा डाउन टू अर्थ मैगज़ीन भी यहाँ पर पब्लिश करनी शुरू कर दी है। तो अप्रैल की यहाँ पर पूरी हो चुकी है। 1 से 15 अप्रैल फोर्टनाइटली मैगज़ीन है और 16 से 30 अप्रैल दोनों की यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ये मदद करती है एनवायरनमेंट प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज़ को कवर करने में। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो इश्यूज़ जो एनवायरनमेंट में यहाँ पर जो डिग्रेड करने के काम आते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ है ज़्यादा, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरह के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर कवर कर दिए जाते हैं। बहुत अच्छी मैगजीन्स ये यहाँ पर हैं। और राइट, इसके बाद देखते हैं, अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हमारे काम के हैं। सबसे पहला करंट अफेयर ये है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने डाटा रिलीज़ किया फर्टिलाइज़र यूजेस का। मतलब इंडिया में कितना फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है उसके ऊपर यहाँ पर डाटा रिलीज़ किया गया। 2018-19 की बात करें तो 56 मिलियन टन यूज़ किया गया और 2019-20 की बात करें तो 59, यानी कि फर्टिलाइज़र का यूज़ रेगुलरली बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये भी देखिए आप। फर्टिलाइज़र में मोस्टली आता क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनपीके रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो यहाँ पर यूज़ होता है। आप देख सकते हैं कि पुडुचेरी, तेलंगाना एंड पंजाब 3 ऐसे स्टेट और यूटीज़ हैं, टॉप 3 स्टेट या यूटीज़ हैं इन द कंजम्पशन ऑफ मेजर फर्टिलाइजर्स। तो ये मेजर फर्टिलाइजर्स एनपीके जो हैं, इनमें ये तीनों स्टेट सबसे ज़्यादा टॉप पर आते हैं। तो पंजाब तो ऑब्वियसली टॉप पर था, तेलंगाना और पुडुचेरी का भी आपको पता होना चाहिए। जनरली कहा जाता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो है वो 4:2:1 होना चाहिए। बट पुडुचेरी, तेलंगाना और पंजाब में ये रेशियो देखने के लिए मिला 6.7:2.4:1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 4 की जगह पर 6.7, यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं दोगुनी ही यूज़ की जा रही है। फिर अगर आप देखें तो फास्फोरस भी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन पोटेशियम का अमाउंट लगभग सेम ही है। राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख करके चलनी है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो क्या क्या घाटा हो सकता है। देखिए, इकोनॉमिक लॉस भी है। ठीक, कंपनीज़ जो हैं जो यहाँ पर बनाती हैं उनको तो फ़ायदा है, बट आप देखें तो फार्मर की ओवरऑल जो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सालों बाद जो उसकी ज़मीन वो ख़राब हो जाएगी। साथ ही गवर्नमेंट जो फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देती है उसको भी इकोनॉमिक लॉस यहाँ पर देखने को मिलता है। आपकी फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो भी यहाँ पर कम होती है। मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड डेटोरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, जो मिट्टी की स्वस्थ उर्वरता है वो भी यहाँ पर ख़त्म होती है। और साथ ही अदर जो न्यूट्रिएंट उसको मिलने चाहिए उनकी डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। इसको याद रखिएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रेट कंटेमिनेशन इन द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर जो 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 आप जो फर्टिलाइज़र आप एग्रीकल्चर में डालते हैं वो लीचिंग के ज़रिए, सॉइल लीचिंग के ज़रिए ग्राउंड वाटर में जाता है और वहाँ पर कंटेमिनेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इश्यूज़ यहाँ पर आते हैं, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए था। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ में देखें तो एक टर्म न्यूज़ में कोडो एंड कुट की कल्टीवेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी अभी कोडो और कुट की न्यूज़ में था, क्या है ये। देखिए, ये मिलेट की एक तरह का, जब हम मिलेट का कल्टीवेशन करते हैं, मिलेट्स वो मोटे अनाज होते हैं, इनका न्यूट्रिशनल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हमें
जो अपनी फूड बास्केट है उसको यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना है। हम बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं चावल और गेहूं के ऊपर, हमें यहाँ पर जाना है मिलेट्स की तरफ को। तो मिलेट्स की कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाता है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ये सपोर्ट कर रहा है इस इनिशिएटिव को कि मिलेट्स जो कि इंडिया में कभी बहुत ज़्यादा उगते थे उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। ठीक है, तो मिलेट्स को उगाने के दो तरीके ये हैं, कोडो एंड कुट की कल्टीवेशन, और बेसिकली प्रमोट किए जाते हैं मध्य प्रदेश के ढिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि ये क्या है। द प्रोजेक्ट हेल्प करेगा, जैसा कि मैंने बताया कि मिलेट्स के अपने न्यूट्रिशनल गोल्स होते हैं। ठीक है, और फूड बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन करने में भी काम आएंगे। तो न्यूट्रिशनल गोल्स बच्चों के माल न्यूट्रिशन में काम आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि इस तरीके से हमें यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है और मिलेट के कल्टीवेशन को भी यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा। ओके, तो अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ तो हम यहाँ पर इसका जो है वो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अगली स्कीम की तरफ, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर काम किया है। एक होती है ट्राइफेड एजेंसी। ठीक है, तो इस ट्राइफेड ने एमओयू साइन किया है। एमओयू साइन किया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम एंड वन धन योजना। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है TRIFED, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, इसने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों के साथ एमओयू साइन किया है। दो चीज़ें हैं, एक है वन धन योजना और दूसरी है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इन दोनों के ऊपर सरकार अब एमएसपी देने की बात यहाँ पर कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और वन धन योजना के लिए दादरा एंड नागर हवेली के साथ और दमन एंड दीव के साथ ट्राइफेड ने एमओयू साइन किया है कि वो इन दोनों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आपको प्रोवाइड करेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब आप लोग समझते होंगे, बहुत न्यूज़ में अभी रहा है। ओके, तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव होगा इज टू प्रोवाइड अ फेयर प्राइस टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब आप समझते हैं कि फॉरेस्ट है, जैसे कि उसकी छाल से दालचीनी बनाई जाती है। ठीक है, तो वो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और ये ट्राइबल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे लगाई है, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ये न्यूज़ पढ़ी, तो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद बिल्कुल भी आपको एमएसपी, एमएफपी और वन धन योजना के बारे में नहीं पढ़ना। अगर आप करंट अफेयर्स के साथ इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके कोर सिलेबस का पार्ट है। आपको एक बार में पहले से ही, जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो, एमएसपी के बारे में पढ़ करके रखना है। साथ ही आपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, उसके बारे में भी पढ़ के रखना है। किस एक्ट के अंदर गवर्न होता है, क्या बेनिफिट है, मेंस के हिसाब से भी, प्री के हिसाब से भी। करंट अफेयर के साथ नहीं पढ़ना, इससे आपके दो घाटे होंगे। एक, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। ठीक, इस न्यूज़ को पढ़ने में यहाँ हमें 2 मिनट लगे। ठीक, लेकिन अगर आप इसके साथ में एमएसपी और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी पढ़ेंगे तो आपके 3 से 4 घंटे वेस्ट होंगे, क्योंकि ये छोटे टॉपिक नहीं है। इनसे रेगुलर क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो स्कीम्स हैं उनको एक साथ कवर करें। ठीक, जब आप इकोनॉमी का सिलेबस कवर कर रहे हैं उसी के साथ इसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें, अलग अलग कवर करने की कोशिश ना करें। करंट अफेयर के साथ बिल्कुल भी ना करें। करंट अफेयर सिर्फ इतना ही था, एक स्लाइड का, बट अगर आप इसके साथ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएसपी, वन धन योजना और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। ओके, तो इसको सबको सेपरेट भी करिए अपने कोर सिलेबस के साथ। बाकी करंट अफेयर तो फिर आधे 1 घंटे का काम रह जाता है। उसके बाद बात करते हैं मिलिट्री फार्म्स की। मिलिट्री फार्म्स को बंद कर दिया गया है। 132 साल पहले खुले थे, लेकिन अब इनकी कोई वरीयता नहीं रह गई, इसलिए इनको बंद कर दिया गया है। मिलिट्री फार्म्स शुरू किए गए थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उनको उत्तम प्रकार का गाय का जो मिल्क है वो प्रोवाइड हो सके, हाइजीनिक काउ मिल्क प्रोवाइड हो सके, इसके लिए हमने मिलिट्री फार्म्स बनाए थे। उन फार्म्स के अंदर जो गाय थी, उनसे जो जितना भी दूध निकलता हो, जितना भी मिल्क वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वो सारा यूज़ होता ट्रूप्स को यहाँ पर जो बेसिकली आप उनकी हेल्थ के लिए। ओके, तो उनकी हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए, काउ मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए मिलिट्री फार्म्स यहाँ पर खोले गए थे। क्रोनोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है कि पहला मिलिट्री फार्म जो है वो इलाहाबाद के अंदर खुला था, उत्तर प्रदेश में 1889 के अंदर। तो इसको याद रखिएगा। ऊपर नीचे 2 और चीज़ें दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए। और राइट, तो 132 साल बाद ये काम हुआ है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी ये चीज़ यहाँ पर लागू रही और इंडिया के अंदर 130 फार्म ऐसे थे। ठीक है, और उसके अंदर अगर आप देखें तो 30,000 के करीब कैटल यहाँ पर मौजूद थे ऑल ओवर इंडिया। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये चीज़ चालू रही
और इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता था कि काऊ जो है उसको बेसिकली पूरा स्वास्थ्य रखा जाता था, उसका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए कैटल्स को टेक्निक्स के ज़रिए यहाँ पर जो है वो हाइजीनिक काऊ का मिल्क प्रोडक्शन किया जाता था। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक डेयरिंग इन इंडिया प्रोवाइडिंग ह्यूमन सर्विस ड्यूरिंग द 1971 वॉर। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर वॉर्स लड़ी उन सबको यहाँ पर हाइजीनिक काऊ मिल्क प्रोवाइड कराने के लिए मिलिट्री फार्म्स सेटअप किए गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। सप्लाइंग मिल्क एट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वार, दोनों तरह की वार्स पर, पाकिस्तान चाइना दोनों के साथ जो वार हुई हमने यहाँ पर मिल्क सप्लाई किया। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखना। कारगिल ऑपरेशन के दौरान भी मिलिट्री फार्म्स का इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिला, क्योंकि आप ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आपको मिल्क भी हाइजीनिक नहीं मिल पाता, इसीलिए मिलिट्री फार्म्स यहां पर बनाए गए थे। बट आजकल हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट पेमेंट देने की बात कही है। एफसीआई ने कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यहाँ पर डायरेक्ट खातों में भेजेंगे। ठीक है, तो किसान से जो एक निश्चित अमाउंट पर किसान से जो फसल खरीदी जाती है उसको एमएसपी कहा जाता है। सरकार ने कहा है जो हम फसल खरीदेंगे उसका पैसा डायरेक्ट किसानों के खातों में जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ को देखना। अब ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द सेंटर वांट्स टू मेक डायरेक्ट ऑनलाइन एमएसपी पेमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट पेमेंट करने की बात हो रही है कि फार्मर के बैंक अकाउंट की डिटेल होती है, उसके अकाउंट के डिटेल में इसको भेज दिया जाए और जो मिडिल मैन का प्रोविज़न है, जो बीच का बिचौलिया जिसको कहते हैं, उसको प्रोसेस से हटाया जाए। बिचौलिया को यहाँ पर कहा जाता है अरेथियाज। एंशियंट इंडिया और मीडिएवल इंडिया की टर्म में आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत एग्जाम से पूछा भी गया है। इनको कमीशन एजेंट्स कहते हैं। ठीक, ये पहले क्या करते थे, एफसीआई से पैसा इनके खातों में आता था, अरहतियाज के खातों में यहाँ से पैसा आता था और ये फिर नीचे किसान के खाते में भेजते थे। तो ये एज अ मिडल मैन यहाँ पर काम करते थे और सेंटर को इन्हें 2.5% कमीशन भी देना पड़ता था। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि इनका अपना इंपॉर्टेंस बीच में था। हु फैसिलिटेट प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज एंड टेक कमीशन फॉर द डेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बीच में यानी मिडिल मैन का काम कर रहे थे और 2.5% कमीशन इनका होता था। लेकिन अब एफसीआई ने कहा है कि नहीं, हम खातों में डायरेक्ट भेजेंगे। बट आप अभी मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा, पहले आप देखिए। अगर मेंस में लिखने के लिए आया कि क्यों ये बेनिफिट क्या फ़ायदा करेगा, तब आपके पास लिखने के लिए मुद्दे होने चाहिए कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी, क्योंकि मिडिल मैन हटेगा, उसका कमीशन हटेगा और वो किसानों को जो परेशान करता था वो भी नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स बैंक अकाउंट बाई पासिंग पावरफुल अरहतियाज एंड कमीशन एजेंट्स। सीधी सीधी से वही बात यहाँ पर आ गई कि जो अरहतियाज हैं अगर हम उनको बाईपास करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट फार्मर के अकाउंट में जाएगा, जितना ऊपर से आना था पूरा का पूरा मिलेगा। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। मार्जिनल फार्मर हो, स्मॉल फार्मर हो, मीडियम फार्मर हो, कोई भी फार्मर हो जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है या 10 हेक्टेयर, सबके अकाउंट में उतनी ही राशि आने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए उसकी फसल के हिसाब से। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि अरहतियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पंजाब और हरियाणा के अंदर, क्योंकि फार्मर्स की सीधी कनेक्टिविटी नहीं होती, उनसे ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम नहीं आता। तो ये अरहतियाज जो हैं ये उस काम को बीच में करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब के लोग इसको बेसिकली अपोज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखें आप कि अरहतियाज जो हैं वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फार्म लोन्स। द मूव हैज़ बीन अपोज्ड बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स। तो बहुत सारे फार्मर्स ने इसको अपोज भी किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसको अपोज किया है। अकॉर्डिंग टू द फार्म यूनियंस, इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्ट पेमेंट इन हेस्ट कैन लीड टू द मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स किस चीज़ की, क्योंकि इस देश का किसान जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को खुद ही देख सके। दैट विल एक्सक्लूड सो मैनी फार्मर्स फ्रॉम गेटिंग देयर प्राइस ऑफ द क्रॉप। तो किसानों को तो लगता है कि जो अरहतियाज दे रहे हैं वही हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक, तो उनको ऐसा बेसिकली उनको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारे किसान इस चीज़ से अडॉप्ट नहीं है और साथ ही कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल के ज़रिए भी इनको यहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाया जाता है। अगर आप देखें तो कुछ दिनों बाद ही अखबार में फिर से न्यूज़ आई कि पंजाब टू इन्वॉल्व अरहतियाज इन द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द फार्मर्स बिकॉज दे वर अपोजिंग द मूव। तो पंजाब ने तो अगले दिन ही न्यूज़पेपर में निकाल दी कि हम नहीं हटाएंगे अरहतियाज को, अरहतियाज रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। अब ये खबर आई, ठीक है, और ये खबर आने के बाद यहाँ पर ख़त्म भी हो गई, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा। बट हमने यहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में देख लिया। ठीक है, क्योंकि चर्चा में है, आगे अगले 1 साल तक चर्चा में रहेगा। ओके, आगे चलते हैं।
भाई यहाँ पर राजस्थान के अंदर लग चुका है पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट, राजस्थान में लगा है। तो ये लगाया किसने? लगाया है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और इन्होंने कंट्री का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा दिया है। किस स्कीम के अंदर लगाया है? तो स्कीम का नाम है पीएम कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो जयपुर के अंदर ये लगाया गया है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पर पीएम कुसुम स्कीम के बारे में पूरा नहीं पढ़ सकते, इसके कितने कंपोनेंट हैं, क्या क्या होता है। जनरली आपके दिमाग में इतना तो स्ट्राइक करना ही चाहिए कि पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इंस्टॉल किए जाएंगे सोलर पम्प्स एंड ग्रिड कनेक्टिविटी सोलर एंड अदर रिन्यूएबल पावर सोर्सेज फॉर फार्मर्स। तो रिन्यूएबल पावर सोर्सेज का यहाँ पर काम है। आप कैरोसिन पेट्रोल का यूज़ करके जनरेटर्स मत चलाइए। इरिगेशन के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कीजिए। उसको प्रमोट करने के लिए पीएम कुसुम स्कीम चलाई गई है। अब इसके बारे में अभी ये कुछ भी नहीं है, इतना तो ये बेसिक आइडिया ही तो आपके दिमाग में हर टाइम रहना चाहिए कि हाँ इतना तो करना ही है। बाकी इसके अलावा बहुत कुछ है, ठीक, वो आपको आपके जो कोर सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़नी है। एम क्या है? एम है सोलार और अदर रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाना है 2022 तक। यहाँ पर कुछ हमारा टारगेट है, टारगेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 25,000 मेगावाट की बिजली रिन्यूएबल कैपेसिटी से यहाँ पर जो है वो मिलनी चाहिए फार्मर्स को। ऑलराइट, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको यहाँ पर याद रखना है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। क्या बात हो रही है इस चीज़ की? संकल्प से सिद्धि, तो नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ कनेक्ट करने की बात यहाँ पर चल रही है। किस चीज़ के कनेक्ट करने की बात चल रही है? तो ये है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड के बारे में अभी अभी मैंने बताया, वहाँ पर मैंने गलत बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ये चीज़ यहाँ पर है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्राइफेड का आपको फुल फॉर्म हो गई, इसको भी याद रखना है। और ये इसके अंदर में काम करती है। तो ये जो ड्राइव है ये इन्होंने लॉन्च की है। ये एक 100 डे की ड्राइव होगी। किस लिए होगी वो देखिए। मेन एम क्या है? टू एक्टिवेट द वन धन विकास केंद्र इन दीज विलेज। वन धन विकास केंद्र डेवलप किए जाने थे प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंदर। प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंदर वन धन विकास केंद्र आज यहाँ पर लागू किए जाने थे। और उन्हीं को यहाँ पर विलेज टू विलेज कनेक्ट करने के लिए हमने ये संकल्प से सिद्धि योजना ट्राइफेड ने यहाँ पर चलाने की कोशिश की है। वन धन विकास केंद्र काम क्या करते हैं? तो ये स्किल अपग्रेडेशन का काम करते हैं। लोगों को बताते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कीजिए। वन धन मतलब आप क्या प्राप्त कर सकते हैं फॉरेस्ट को लगा करके। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्राइमरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराने का काम ये लोग करते हैं। ओके, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। TRIFED ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर वर्क करता है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद देखें तो एक ये छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर न्यूज़ में थी, और यहाँ पर ये था कि दिल्ली बेस्ड कुछ आप पॉलिटिशियंस थे जो कि एक्विजिशन कर रहे थे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने MSP मतलब फार्मर्स से MSP पर वीट खरीदने के लिए कोई भी परचेजिंग काउंटर्स नहीं लगाए हैं। मतलब वो बेसिकली फार्मर्स को भड़का रहे थे कि आपसे MSP पर सामान नहीं खरीदा जाएगा, बट ऐसा नहीं है। FCI ने यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हमने 3 परचेजिंग सेंटर्स लगाए हैं। एक जैसे कि आप देख सकते हैं नजफगढ़ मंडी में लगाया गया है और दूसरे बाकी भी नरेला एंड मायापुरी में भी लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये एक्विजिशंस हैं फार्मर्स को भड़काने के लिए। इस FCI ने इनको यहाँ पर शांत कर दिया है। तो ये ऐसी छोटी छोटी न्यूज़ भी चलती रहती हैं। ऑलराइट, अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके काम की। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स। तो इसको याद रखना है आपको कि क्या किस चीज़ कैसे लॉन्च की गई। मधु क्रांति यहाँ पर लॉन्च किया गया एज ए इनिशिएटिव ऑफ नेशनल बी बोर्ड। तो इसको याद रखना है कि नेशनल बी बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है। नेशनल बी बोर्ड वर्क करता है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के बारे में। ठीक, तो ये मिशन चलाया गया था, इस मिशन के बारे में बताऊंगा। इस मिशन के अंदर प्रोविज़न था नेशनल बी बोर्ड बनाया जाएगा। उस बोर्ड ने ये प्रोविज़न शुरू किया है मधु क्रांति इनिशिएटिव। ये जो पोर्टल यहाँ पर है, इस पोर्टल के अंदर इज़ बीइंग डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू अचीव ट्रेसेबिलिटी सोर्स ऑफ हनी। आपको पता होगा 2020 में
हनी यानी शहद से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ सामने आई जो कि गलत तरीके से प्रोडक्शन कर रही थी या फिर एडल्ट्रेशन का काम कर रही थी। ठीक है, तो मिलावट वाला जो शहद है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, बट अब ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको हनी और उससे बी हाइव प्रोडक्ट्स के बारे में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर बताया जा सकेगा कि किस प्रकार से कौन सा शहद शुद्ध होता है, कौन सा मधुमक्खी से प्राप्त जो पदार्थ जैसे मोम वगैरह है वो भी यहाँ पर किस तरीके से शुद्ध होता है, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये चेक करेगा कि जो आपका हनी है, जो आपका शहद है, ठीक, उसमें एडल्ट्रेशन, उसमें मिश्रण तो नहीं है, क्या उसमें चीनी तो नहीं मिली हुई है, कंटेमिनेशन तो नहीं है। इन द हनी विद एंड टू एंड रिकॉर्ड टू ट्रैक द सोर्स ऑफ हनी, और हनी का सोर्स भी पता करेगा अगर उसमें एडल्ट्रेशन या कंटेमिनेशन भी हुआ तो ये सब जो 2020 में ये खबरें आई थी, तो उसी के बाद ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। हनी कॉर्नर्स इज़, अब ये हनी कॉर्नर्स बनाए गए। हनी कॉर्नर्स इज मीन फॉर सेल ऑफ हनी, तो इसको याद रखिएगा। मधु क्रांति पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है एडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन को चेक करने में और सोर्स ऑफ हनी को पता लगाने में। बट हनी कॉर्नर्स किस लिए बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं कि जो शुद्ध शहद है उसको यहाँ पर बेचा जा सके, सेल करने के लिए। तो स्पेशल यहाँ पर NAFED स्टोर्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप खरीद सकते हैं। पूरी गारंटी के साथ मिलेगा टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ हनी एंड अदर बीहाइव प्रोडक्ट्स, की कोई भी मिलावट उसके अंदर नहीं होगी। उसके बाद आप देखें तो नेशनल जो मिशन था आपका, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसके बारे में देखिए। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसको 100% फंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओवरऑल प्रमोशन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा साइंटिफिक बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी हनी एंड अदर बीहाइव प्रोडक्ट्स, ये भी यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो इस सब के बारे में ये काम है। और हमारा एक स्वीट रेवोल्यूशन चला था, और स्वीट रेवोल्यूशन के अंदर जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का काम भी ये मिशन यहाँ पर करेगा। ओके, तो याद रखना स्वीट रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेट करता है, तो हनी प्रोडक्शन से ये लिंक करता है। ओके, एक और यहाँ पर न्यूज़ आई, एक होती है जो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र मेकर कंपनी है इफ़को लिमिटेड। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ओके, तो इन्होंने बेसिकली जो फर्टिलाइज़र के प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ा दिए। लगभग अगर आप देखें तो 58% हाइक देखने को मिला है फर्टिलाइज़र्स के प्राइस में, इन द प्राइस ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, तो जो यूरिया के अलावा वाले फर्टिलाइज़र्स हैं उन सभी में लगभग 50% से वृद्धि कर दी। क्यों कर दी, उसके ऊपर इन्होंने रीज़न दिए, तो वो रीज़न हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने कहा कि अमोनिया जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, और फास्फोरिक एसिड जो हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुके हैं। तो ये जनरल ट्रेंड है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। डी कंट्रोल फर्टिलाइज़र सेल, धड़ाधड़ फर्टिलाइज़र बिक रहा है क्योंकि सरकार उस पर MSP दे रही है। ठीक है, वो उस MSP कह रहा हूँ, सब्सिडी यहाँ पर दे रही है। ठीक है, तो सरकार फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दे रही है, किसान को सस्ता पड़ता है, किसान 2 कट्टा फालतू यूज़ करता है। ठीक है, तो डी कंट्रोल्ड है, यानी कि जो ज़्यादा बिक रहा है, इस वजह से यहाँ पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज़ के ऊपर डिस्कस करें तो हैकाथन एक यहाँ पर लॉन्च की गई टू एक्सप्लोर यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर। हैकाथन लॉन्च की गई हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल के द्वारा एंड माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एम क्या था? एम ये था कि जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स कैसी, जैसे कि वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, या फिर फ्रेश वाटर यूजेज से रिलेटेड कंजर्वेशन की बात है, ठीक, ग्राउंड वाटर की बात है, ओके, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की बात है, आर्सेनिक फ्लोराइड की बात है। ये सब चीज़ों को यहाँ पर हमें बेसिकली उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस हमको यहाँ पर ढूंढने हैं, और उनको ढूंढने के लिए एनकरेज करना है कि ये सब प्रॉब्लम्स जो भी इंडिया के अंदर हैं उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा सके एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, तो ये चीज़ देखना। इंडिया प्रोवाइड्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इंडिया ने यहाँ पर बात कही कि इंडिया में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, डाटा साइंटिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराने की बात की, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल टूल प्रोवाइड कराने की बात की, और कहा कि हम इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इन द सॉइल टाइप, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, उसमें एग्रीकल्चर में हम इनोवेशन लाना चाहते हैं। तो आइए इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको डाटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल टूल्स सब प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, करना क्या है? करना यह है कि मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है,
प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक एग्रीकल्चर में यहाँ पर होगी तो 2022 तक आप फार्मर्स की इनकम भी बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, साथ ही एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल बनेगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है सर्टिफाइड श्रिम्प फार्म। तो सर्टिफाइड जो श्रिम्प फार्म्स होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है, और सर्टिफिकेशन का नाम है यहाँ पर आप देखें तो सफारी, या फिर मैं कह सकता हूँ शाफेरी। ठीक है, तो आप जिस भी तरह से प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है, तो शाफेरी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। MPEDA हैज़ लॉन्च्ड एन एंटीबायोटिक फ्री सर्टिफिकेशन स्कीम सैफेरी टू सर्टिफाई हैचरीज एंड फार्म्स दैट एडॉप्ट द गुड एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए, एक्वाकल्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हैं सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी का, और बहुत बड़ा मार्केट इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें इंडिया ऑक्यूपाई करता है। अगर एक्वाकल्चर की प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होंगी, मतलब आप अनहाइजीनिक तरीके से एक्वाकल्चर करोगे, तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा बिल्कुल गिर जाएगा। ठीक, तो मेराइन प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये निर्णय लिया है कि अगर जो भी कंपनी यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्वाकल्चर प्रैक्टिस करेगी, हाइजीनिक तरीके से प्रैक्टिस करेगी, उसको हम यहाँ पर ये सर्टिफिकेट देंगे, ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, लोग शक ना करें उसकी क्वालिटी के ऊपर, आंख बंद करके उस प्रोडक्ट को खरीद लें, क्योंकि उनके पास MPEDA के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो शाफेरी ये एक टर्म है, संस्कृत का वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है, अभी शाफेरी वर्ड न्यूज़ में था, ये क्या है। ठीक, तो इसका मतलब है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिशरी प्रोडक्ट सस्टेनेबल फॉर द ह्यूमन, सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। तो आदमी जाए देखे भाई इनके पास सर्टिफिकेट है, मैं इन्हीं से ही खरीदूंगा, और बिना किसी क्वालिटी की चिंता किए वहाँ से लेकर के आ जाए। ठीक है, तो ये मोटिव हमारा यहाँ पर है। क्यों हमने ये मोटिव बनाया? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल गाइडलाइंस कहती हैं कि हाइजीन को मेंटेन करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड कराना आपका बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? सर्टिफाई हैचरीज फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर सीड्स। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर इनको सर्टिफाई प्रोवाइड करना है। अप्रूविंग श्रिम्स फार्म दैट एडॉप्ट द रिक्वेसाइड गुड प्रैक्टिस। तो उन बेसिकली हैचरीज को या फार्म्स को जो कि गुड एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस करती हैं, उनको यहाँ पर अप्रूव करने का काम भी करना है, और साथ ही उनको सर्टिफाई भी करना है। तो नए मार्केट प्लेयर्स को भी एंट्री करने का मौका दीजिए, और जो पुराने हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये काम यहाँ पर है। अब मेंस के हिसाब से इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेनिफिट्स ये होंगे कि आप देखें, ईजिली आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी सीड प्रोड्यूसर, कौन अच्छे तरीके से प्रोड्यूस, अब जैसे कि कोई इंटरनेशनल आप देखें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया, तो वो ये ढूंढेगा कि कहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेट यहाँ पर होगा, वो उस कंपनी को पहले चूज़ करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ईजिली आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जा सकता है, और कॉमन मैन के लिए भी ये आसानी होगी। ओके, दूसरा देखें तो मेक द सर्टिफिकेशन स्कीम अफोर्डेबल टू द स्मॉल एंड मार्जिनल एक्वा फार्मर्स को भी यहाँ पर मदद मिलेगी, अगर वो अच्छी गुड प्रैक्टिसेस यहाँ पर कर रहे होंगे। क्वालिटी सर्टिफिकेशंस ये दिखाते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर जो आप फार्मिंग कर रहे हो वो कितने अच्छी तरीके से कर रहे हो। इंटरनेशनल बॉडीज़ की नज़र में भी आता है, और आपके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि लोग फिर पैसे की चिंता नहीं करते और क्वालिटी की चिंता ज़्यादा करते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे इनकम भी बढ़ेगी फार्मर्स की, एक्सपोर्ट भी बूस्ट होंगे, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। साथ ही जो हाई इंडिविजुअल इनकम वाले लोग होते हैं, जो हाई इनकम इंडिविजुअल वाले लोग होते हैं, जो पैसे की चिंता ना करते हुए हेल्थ की चिंता ज़्यादा करते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो सकेगी, क्योंकि वो सीधे जाएंगे और जिनके पास ये सर्टिफिकेट है उसी से ही प्रोडक्ट खरीदने का काम करेंगे। ऑलराइट, तो ये छोटी छोटी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। छोटी तो नहीं है, देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये मैं मानता हूँ कि अप्रैल के अंदर एग्रीकल्चर की बड़ी बड़ी न्यूज़ों में से एक न्यूज़ ये वहाँ पर है। ओके, तो इसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है विद माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पर ये वर्क करेगी फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ पर करेगी। कैसे प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा? तो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर फोकस करेगा टेक्नोलॉजी बूस्टेड एग्रीकल्चर के ऊपर। मतलब
मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिलकर के करेंगी। इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इन द सिक्स स्टेट्स, 6 राज्यों में शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है अभी अभी हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में अभी लॉन्च किया गया है। और अगर अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ तो बाकी जगह पर भी लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर लॉन्च किया गया है अभी के लिए। इट विल प्रोवाइड स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स, तो मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने में ये यहाँ पर मदद करेगा। तो टेक्निक्स यहाँ पर स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स को बूस्ट किया जाएगा टू द फार्मर्स स्पेशली ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट सेशन। पोस्ट हार्वेस्ट सेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी फसल कट गई उसके बाद आप उसको बेसिकली कोल्ड चैन, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, आपकी फसल बर्बाद ना हो जाए उसके लिए यहाँ पर मदद करने का काम ये करेगा। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक और प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट रीवेव, नाम याद रखना है, रीवीव हो, ठीक है। हैंडलूम वीवर के लिए ये लॉन्च किया गया था और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने प्रोजेक्ट रीवीव भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, मतलब आप बुनना शुरू कीजिए, ठीक है। इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर है। एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर न्यूज़ में आई। टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की गई साइंटिस्ट फ्रॉम सिंगापुर के द्वारा। तो सिंगापुर के साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अब आप इंटरेक्ट कर सकेंगे प्लांट्स के ज़रिए। इंटरेक्ट किस तरह का इंटरेक्ट? ये कोई बातचीत वाली बात नहीं है। अब आप जान सकेंगे कि प्लांट में किस तरह की परेशानी है। अभी प्लांट में अगर कोई फंगस लगी तो उसको जानने में, कोई डिजीज़ है उसको जानने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का नाम है रोबो प्लांट, ठीक है। तो ये एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर कह सकता हूँ मैं, और इसके ज़रिए आप बेसिकली डिटेक्ट कर सकते हैं डिजीज़ इन प्लांट। तो इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं है। प्लांट के अंदर कौन सी डिजीज़ लगी है, कौन सा पेस्टिसाइड काम करेगा, कितनी मात्रा में काम करेगा, कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, ये सब चीज़ ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर बताएगी। प्लांट्स कैन टेल फार्मर्स, ठीक है, दैट दे आर हिट बाई डिजीज़ थ्रू देयर टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर बता सकते हैं कि हम कौन सी डिजीज़ हमें यहाँ पर लगी हुई है। तो ये फ़ोन एप्लीकेशन के रूप में भी मदद कर सकता है। तो जो जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन का यूज़ करके भी इस टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली वर्क करेगी इलेक्ट्रिकल पल्स सिस्टम के ऊपर, जो कि इमिट की जाती है नेचुरली बाय द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। ओके, तो ये सब यहाँ पर न्यूज़ में रहता है, इस तरीके की चीज़ें। दीज इलेक्ट्रोड्स वगैरह का यूज़ किया जाएगा। मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाना नहीं चाहता, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा नेचुरली इमिट की जाती है इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अगर वो वीक इलेक्ट्रिकल होती हैं, देखिए वीक होती हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती, तो वीक इलेक्ट्रिकल पल्सेस के द्वारा यहाँ पर इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन सी बीमारी लगी है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI ने, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस थे हम उसको यहाँ पर देखेंगे। और रिपोर्ट का जो थीम था वो था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। तो कोविड-19 के बाद जो फूड सिस्टम के अंदर जो डिस्ट्रप्शन पैदा हुआ है उसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है, रिपोर्ट बताएगी कि रिपोर्ट प्रोवाइड्स लेसन्स ड्रॉन फ्रॉम द करंट क्राइसिस। तो कोरोना वायरस जो कोविड-19 के बाद जो क्राइसिस यहाँ पर देखने के लिए मिला, उससे हमने क्या क्या लेसन्स सीखने हैं और कौन कौन से बेसिकली चीज़ें हैं जो अब हमें अडोप्ट करनी है कोविड-19 के बाद में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको देख करके चलने हैं। और स्पेशली द लेसन कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ऑनगोइंग पेंडेमिक। जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण फूड सिस्टम को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको 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 बढ़ाने में ये चीज़ मदद करेगी, ठीक है। तो किस तरीके से जो डिस्ट्रप्शन हुआ है उसको उससे उभरा जा सकता है। बेटर प्रिपेयर फॉर फ्यूचर शॉक्स, आने वाले इस तरीके के और झटके जो हैं जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह, उनसे कैसे लड़ा जाए। एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग वीकनेसेस एंड इनइक्वालिटीज़, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं उनसे भी किस तरीके से मदद मिल सकती है। तो इसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स हैं। फाइंडिंग्स इंडिया से रिलेटेड ये हैं। जैसे पहली फाइंडिंग ये है कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ एंड द पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस रिजल्टेड इन द हाफ ऑफ द इंडियाज पुअर पीपल डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। तो कोविड-19 के दौरान
आधे से ज़्यादा लोगों को खाने के लिए जो आहार 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 युक्त खाना होता है वो भी नहीं मिला। ठीक है, दूसरी यहाँ पर भी देखी गई, दूसरा ये देखा गया कि कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा उसके बाद स्कूल्स बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पर जो बंद हो गए, उसके बाद मिड डे मील का एक प्रोविज़न होता है जिसके अंतर्गत वन टाइम का खाना यहाँ पर बच्चों को फ्री प्रोवाइड किया जाता है स्कूल के अंदर, वो नहीं मिला और 80% जो चिल्ड्रंस है वो इससे डिप्राइव रह गए। ठीक है, हालांकि वो जो अनाज है वो राशन के रूप में बाद में घर में बांट दिया गया था, बट वही बात है कि एक साथ काम ना करके धीरे धीरे अगर काम हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई, जैसे 50% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन इंडिया रिपोर्टेड दैट वुमेन्स स्पेंड मोर टाइम फेचिंग फायरवुड्स एंड वाटर। तो अभी भी ऐसे लोग हैं, 50% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहाँ पर देखने को मिला कि अभी भी महिलाएं फायरवुड और वाटर को यहाँ पर मतलब पीने के लिए पानी जो दूर से कुएं से खींच कर के लाया जाता है और जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए अभी भी जाती हैं। तो ये तो जब स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई हैं सिलेंडर फ्री बांटने की, ठीक है, तो ये सब स्कीम्स जब हम ये पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई ग्राउंड लेवल पर वर्क हुआ ही नहीं है। 50% ऑफ हाउस होल्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। और भी यहाँ पर फाइंडिंग है, एफर्ट्स ऑफ इंडिया टू इनकॉर्पोरेट माइग्रेंट वर्कर्स इनटू स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स वर अ ह्यूज सक्सेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेंडेमिक से लड़े उसको यहाँ पर सराहनीय कार्य बताया है और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काफ़ी अच्छा वर्क यहाँ पर किया। तो ये रिपोर्ट्स है, ठीक है, आपको जो मानना है वो मानिए। ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए थे और हमारा काम है इनको पढ़ने का, क्या सही है क्या गलत वो सब आपको अपना जो दिमाग है वो अप्लाई करना है। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पर आ जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनोग्रेट किया ई शांता नाम का जो आपका कह सकते हैं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। क्या है ये? देखिए, एक होता है ई नाम पोर्टल, आपको पता हो तो उस पर क्या होता है, एग्रीकल्चर मंडीज़ का सारा ब्यौरा होता है, उस पर बायर्स आते हैं, उस पर सेलर्स आते हैं, एक दूसरे से अनाज की खरीद बिक्री यहाँ पर की जाती है ऑनलाइन तरीके से। उस पर अनाज की बिक्री की जाती है। यहाँ पर एक्वा फार्मर्स की जो बेसिकली उनके लिए ये बनाया गया है। तो फिशरीज़ वगैरह की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ई शांता पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक्वा फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने मछली उत्पादन किया, आप इस पोर्टल पे डाल सकते हैं कि मेरे पास इतनी मछली है, कोई एक्सपोर्टर होगा, कोई इंपोर्टर होगा, कोई बायर होगा, वो वहाँ पर होगा, वो आपसे कनेक्ट कर लेगा। तो ई शांता पोर्टल का आप समझ सकते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, इनकम रेज होगी, लाइफ स्टाइल, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हो, सिंपल सी बात है, सेल्फ रिलायंस, क्वालिटी लेवल्स, ट्रेसेबिलिटी फॉर एक्वा फार्मर्स। ठीक है, तो हमें पता चलेगा इंडिया में कितने एक्वा फार्मर्स हैं, किस तरह की क्वालिटी का सामान उग रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ से हम सामान उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आई NACSA, ये क्या है, ये है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एक एक्सटेंसिव आर्म है मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। उन्होंने श्रिम्प फार्मर्स के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्क करती है और उसकी ही एक्सटेंसिव आर्म ये यहाँ पर है। तो ये इसको बेसिकली मदद करने का काम यहाँ पर करेगी और इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। ओके, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर एक और न्यूज़ में आया, ये है इंडिया इन्वोक्स पीस क्लोज अगेंस्ट एज राइस सब्सिडी एक्सीड 10%। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा है कि 2013 से पहले हम कोई भी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसको सिर्फ इतना ही अलाउ था कि वो 10% सब्सिडी लॉन्च कर सकता है, 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता अपने फूड प्रोडक्शन का। कोई भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता अपने फूड प्रोडक्शन की, बट इंडिया यहाँ पर रेगुलर तौर पर देखें तो 10% से ज़्यादा सब्सिडी देता हुआ आ रहा है। तो यही इशू यहाँ पर न्यूज़ में था कि 10% तो कैप है, मतलब आप 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते, बट इंडिया 10% से ज़्यादा देता है और इंडिया को कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि इंडिया के पास है पीस क्लॉज। तो WTO ने इंडिया को पीस क्लॉज दी हुई है कि आप चाहें 10% सब्सिडी दो, 100% सब्सिडी दो, WTO में आके कोई भी, न USA न चाइना, कोई आकर के शिकायत नहीं करेगा कि इंडिया 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। तो क्या होती है पीस क्लॉज, वैसे मैंने अलग से वीडियो बना दी है। उसके बाद मैंने 3 तरह की सब्सिडीज़, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और एम्बर बॉक्स सब्सिडी, तीनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया है। लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आई कार्ड लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ न्यूज़ में थी
कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। इंडिया ने कहा कि हमने 13% तक सब्सिडी यहाँ पर यूज़ की है राइस के लिए, जबकि कैप कितनी थी 10% राइस प्रोडक्शन के लिए आप देखें तो, ठीक है। तो 10% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, बट इंडिया ने 13% दी, तो ये इस वजह से सक्सेसफुल हुआ। ये पीस किलोस क्या है मैंने यहाँ पर स्लाइड में भी डाला है। आप कितनी भी यहाँ पर टेम्पररी इम्यून है, याद रखिएगा इंडिया के लिए है, और इंडिया चाहे तो कितना भी सब्सिडी यहाँ पर यूज़ कर सकता है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए अगर कंप्लेन करती है तो हम उनकी पिटीशन को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, ये एक बहुत ही वन लीनियर क्वेश्चन यहाँ पर आया कि इटली ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क इन इंडिया। तो इटली भी इंडिया के अंदर अब मेगा फूड पार्क यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का काम करेगा, और ये इनका पहला प्रोजेक्ट है मेगा फूड पार्क से रिलेटेड, और गुजरात के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट का एम क्या है, जो बेसिकली एम होता है मेगा फूड पार्क का, वही एम प्रोजेक्ट का है। क्रिएट करना है सिनर्जी को, कोऑर्डिनेशन को बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑफ द टू कंट्रीज एंड फोकसेस ऑन द रिसर्च डेवलपमेंट न्यू एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन द सेक्टर। तो दोनों कंट्रीज़ के बायर सप्लायर्स एक जगह मिलें, उसके लिए मेगा फूड पार्क को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इटली का जो मेन मॉडल है मैराइन प्रोडक्ट से रिलेटेड, वहाँ पर हमें हेल्प मिलने वाली है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी इटली यहाँ पर यूज़ करता है। तो इटली का और भी एम है कि इंडिया का जो उभरता हुआ मार्केट है उसके अंदर हाथ डाला जाए, और यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ देखने का काम मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके का पहला इटालियन इंडियन फूड पार्क प्रोजेक्ट है, और फूड प्रोसेसिंग फील्ड के लिए ये एक इनिशिएटिव है विच सर्व्स एज अ पिलर ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया एंड इटली। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हैज़ ऑफर्ड टू ग्रोअर्स 2 कैरोटीन रिच चेरी टमाटो वेराइटीज़। तो आपसे पूछा जा सकता है, देखिए यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, बट सीएपीएफ या सीडीएस में आ सकता है कि क्या है पंजाब सोना और पंजाब केसर। तो पंजाब सोना और पंजाब केसर अभी कैरोटीन रिच टोमेटो की वेराइटीज़ हैं, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है क्या है पंजाब रौनक एंड पंजाब भरपूर, ठीक है। तो क्या है पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर, ये आप देखें तो एंडोसाइनिन रिच ब्रिंजल की वेराइटीज़ हैं, तो बैंगन की ये यहाँ पर वेराइटीज़ हैं, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी इनके अंदर हैं। तो ये चारों यहाँ पर डेवलप हुई, इसीलिए ये न्यूज़ में है और हमने पढ़ा। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने क्रॉस कर दिया है 8,000 करोड़ रुपए का मार्क। तो ये 1,00,000 करोड़ रुपए का हमारा ये फंड है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक। और इसके अंदर अभी तक 8,000 करोड़ आ चुके हैं, और भी आने बाकी हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए तक का हमें फ़ंड यहाँ पर क्रिएट करना है। तो ये छोटी सी चीज़ न्यूज़ में थी। अब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, और ये जो मुद्दा है लगभग 1 साल पहले का हो चुका है, तो आपने अब तक ये पढ़ लेना चाहिए था पूरा डिटेल में। कहाँ से पैसा आ रहा है ये 8,000 करोड़, कहाँ पर जाएगा, ठीक है, क्या क्या काम होंगे, वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर भी बता दिए हैं, और साथ ही कुरुक्षेत्र मैगज़ीन, कई बार कुरुक्षेत्र मैगज़ीन के अंदर भी कवर किया है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको कोर सिलेबस के अंदर पढ़ लेनी थी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो सेंटर यहाँ पर आपको पता होगा एक प्रोविज़न होता है एमएसपी का। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो यहाँ पर दिया जाता है वो कुछ फसलों के लिए दिया जाता है, वो जो चलिए वो तो एक साइड हो गई, वो तो अनाज के लिए हो गया और चीज़ों के लिए हो गया। अब एमएसपी जो प्रोविज़न है, अगर वो मैं बात करूँ शुगर केन के लिए, तो उसको कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो जो सेम एमएसपी वाला कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है, बट शुगर केन के लिए नाम इसका अलग है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक। तो सेंटर ने यहाँ पर कहा है कि हम इसको एक साथ ना दे करके फुल पेमेंट एक साथ ना दे करके हम यहाँ पर इसको स्टैगर्ड वे में देंगे। मतलब ये है कि पहले एक पेमेंट देंगे जो कि कॉस्ट के बराबर होगी, उसके बाद हम जो मार्जिन यहाँ पर बचता होगा उसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये बात कही, बट फार्मर की बॉडीज़ यहाँ पर सामने आई, उन्होंने इस मूव को अपोज किया। तो सेंटर यहाँ पर कुछ कहता है और फार्मर्स की बॉडीज़ ने इसको अपोज कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट की एक हाई लेवल कमेटी इस मैटर के अंदर लुकआउट करने के लिए। नीति आयोग ने ये बेसिकली
रिकमेंड किया था कि शुगर केन ग्रोअर्स जो हैं, मैंने बताया कि एमएसपी अनाज या और फसलों के लिए हैं, शुगर केन के लिए यहाँ पर आप कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिस प्राइस पर सरकार आपसे शुगर केन यानी गन्ने का जो भाव है वो खरीदती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई, नीति आयोग ने कहा टू इम्प्लीमेंट ए मॉडल ऑफ स्टेगर्ड पेमेंट देने की यहाँ पर बात की गई। एमएसपी, एफआरपी, इन सब के बारे में फुल सिलेबस में पढ़ना होता है, यहाँ पर नहीं पढ़ना होता, यही मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ। एज पर नीति आयोग, इफ फार्मर्स आर पेड अप टू 60% ऑफ द सुगर केन एफआरपी अप फ्रंट, तो आप उनको पहले 60% प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि ताकि उनकी जो दो कॉस्ट हैं, दो कॉस्ट कौन सी, फार्म लेबर कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए वो तो कम से कम निकल आए, उसके बाद आप बाकी का पैसा दे दीजिए। जनरली क्या होता था, 14 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा देना होता था, तो सेंटर ने रिकमेंड किया, फार्मर्स की बॉडी ने इसको अपोज किया है। ठीक है, तो ये अभी और न्यूज़ में आएगा, अगले महीने हम शायद इसको फिर से पढ़ेंगे। करंटली फार्मर्स आर टू बी मेड फुल पेमेंट, 14 दिन के अंदर देना होता है, बट गवर्नमेंट थिंक टैंक मेड अ रिकमेंडेशन लास्ट ईयर दैट द पेमेंट मस्ट बी इन द ट्रेंचेस इन फ्यूचर। ठीक है, तो पेमेंट जो है वो फुल पेमेंट ना किया जाए, तो हिस्सों में पेमेंट यहाँ पर किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर एमएसपी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कितने तरह की कोस्ट यहाँ पर होती हैं। तो ये कोस्ट जो यहाँ पर है A2 + FL, इतनी कोस्ट 60% कोस्ट से पूरी हो सकती है एफआरपी देने के बाद, बाकी की जो बची वो आप दे सकते हैं इन द ट्रेंचेस। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एमएसपी, एफआरपी और इन सब स्कीम्स के बारे में पहले से पढ़ के बैठिए, यहाँ पर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वरना पूरे दिन करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाएंगे। उसके बाद आगे चलें, या ये देख सकते हैं आप, तो ये जो एफआरपी है इसके बारे में मैंने स्लाइड में काफ़ी कुछ डाल दिया है। एफआरपी आपका देखें तो ये डिसाइड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, और रिकमेंडेशंस होती हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एफआरपी के रिकमेंडेशंस कौन करता है, तो ये रिकमेंडेशन की जाती हैं बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, और ये सब डिटरमाइन होता है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के अंदर। इट इज़ द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हैव टू पे टू द शुगर केन फार्मर्स, को आपको कम से कम इतना प्राइस तो देना है, इससे नीचे प्राइस आप नहीं दे सकते। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑलराइट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इट रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द 5 ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़। तो ये आपका 5 ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के लिए भी यहाँ पर आपका देखें तो एमएसपी प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़िए, ये यहाँ से कुछ क्लियर नहीं होने वाला, ये तो सब करंट अफेयर्स के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर चलता जा रहा है, बाकी आपको ये सब चीज़ें सिलेबस में ही कवर करनी है और वहीं से ही आपको समझ में आएंगी, यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर सेंटर डिसाइड करता है, फिर स्टेट्स भी अपना स्टेट एडवाइज्ड प्राइस के हिसाब से यहाँ पर काम करते रहते हैं। ऑलराइट, आगे चलें, तो एक और चीज़ न्यूज़ में आई, यहाँ पर न्यूज़ में आया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में। अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर पहला जो यहाँ पर लार्ज टेरिटरी बनी जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे दिया गया। अंडमान एंड निकोबार का 14,000 हेक्टेयर का एरिया ऐसा है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो चुका है, और वहाँ पर हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का ठप्पा लगा दिया है। कार निकोबार का नाम आपने सुना होगा, एंड उसके साथ ही नैनकाउरी ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैपिंग पर्सपेक्टिव से भी आपको याद रखना है कि ये ग्रुप कहाँ पर पड़ता है। तो इस ग्रुप को यहाँ पर बेसिकली आप देखें तो बिकम द फर्स्ट लार्ज कंटिग्यूअस टेरिटरी टू बी कन्फाइंड विद द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इसको दे दिया गया है। किस स्कीम के अंदर, तो स्कीम का नाम था लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, और ये स्कीम किस प्रोग्राम के अंदर थी, तो उस प्रोग्राम का नाम था पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इन दोनों के बारे में एक एक लाइन नीचे दी गई है। अगर आपको इसके बारे में फुल पढ़ना है तो आपने अपने इकोनॉमी के सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो इतना भी काफ़ी है, क्योंकि ये सब इतनी छोटी चीज़ें हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक, तो ये अंडमान एंड निकोबार का ये हिस्सा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पा चुका है। इसके आगे अगर हम देखें तो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो सर्टिफाइंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोसेस उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की, उनके बारे में जानकारी निकालने की, ठीक, उस सब का काम ये यहाँ पर करेगा। विच एंश्योर्स दैट देयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहने चाहिए, उसकी गारंटी प्रोवाइड कराने का काम पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ पर करता है। उसके अंदर जो स्कीम है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, ये लॉन्च किया गया अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना एज ए क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टू हार्नेस पोटेंशियल एरिया ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक
फार्मिंग के पोटेंशियल एरिया को बढ़ाने का काम करना है। जो एरियाज़ फुल्ली ऑर्गेनिक हो चुके हैं उन एरियाज़ को यहाँ पर सर्टिफिकेशन देने का काम करना है। तो याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार का ये हिस्सा पहली लार्ज टेरिटरी बना है, ठीक है। ऐसे तो स्टेट में देखें तो आप सिक्किम फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए चलना है। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर फर्स्ट लार्ज कंटिन्यूस टेरिटरी यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद देखें तो इंडिया का जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ ओवर 26%। तो जो फूड प्रोडक्ट हैं जो कि प्रोसेसिंग करके यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सेब वगैरह है, उसको काट करके थैली में भर दिया, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग यहाँ पर हो गई। वो प्रोसेस्ड फूड का मार्केट इंडिया का 26% बढ़ा है। तो हम बाहर जितना भेजते थे उससे 26% ज़्यादा हमने यहाँ पर भेजा है। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। तो 2020-21 अप्रैल से लेकर अप्रैल से फरवरी तक का ये डाटा यहाँ पर है, अप्रैल 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक। और हमने यहाँ पर 26% की ग्रोथ देखी इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट में, याद रखना, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन से हैं जो कि फूड प्रोडक्ट हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो हैं पल्सेस, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड एंड जूस, ठीक है। तो जूस आप समझ गए होंगे किस चीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये ग्रोथ देखने को मिली वन लीनियर क्वेश्चन के रूप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मेंस में लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च हुई हुई है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, एक्सपोर्टर्स की मदद करने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए ये सब काम यहाँ पर चल रहा है। फिर साथ ही प्रोडक्ट प्रमोशन मीटिंग और वेबिनार्स के जरिए फार्मर्स को बताया जाता है सप्लाई चेन के बारे में कि किस तरीके से आपको काम करना है, कि आपको कोई परेशानी है तो हमें बताइए। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम्स यहाँ पर बनाई जाती हैं। एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। जीआई प्रोडक्ट्स प्रमोशन किया जाता है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स यहाँ पर चली हुई हैं, ठीक है। तो ये सब काम यहाँ पर हो रखे हैं, बट वही बात है, स्लाइड से तो आपको सिर्फ जानकारी मिल सकती है, इसके बारे में और ज़्यादा तो आपको सिलेबस से ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके काम की न्यूज़ हो जाती है। एक स्टडी हुई और स्टडी के अंदर यहाँ पर पता चला कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो जो आप सर्दी के दौरान यानी विंटर में जो आप क्रॉप उगाते हो उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है अगर आपने ग्राउंड वाटर की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, उतने ही खेत पर आपकी फसल कम उगनी शुरू हो जाती है, उसकी यील्ड कम होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टडी का कहना है कि 20% तक कम फसल उगेगी आपकी, यानी कि अगर आपकी पहले 100 हेक्टेयर की फसल यहाँ पर 100 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता था, तो अब यहाँ पर आपका सिर्फ 80 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा अगर आपने ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पर ध्यान नहीं दिया। ग्राउंड वाटर में डग बेल्स, ट्यूब बेल्स, कनाल्स और ग्राउंड वाटर डाटा को यहाँ पर एनालाइज किया गया और बताया गया कि विद करंट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ट्रेंड, जिस तरीके से आपका जो ग्राउंड वाटर वो ख़त्म हो रहा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 20% से गिर जाएगी नेशन वाइड, और अगर आप देखें तो पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन में तो 68% से गिर जाएगी। ओके, 13% विलेजेस ऐसे हैं जो ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पर वाटर की बहुत किल्लत है और वहाँ पर विंटर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो 13% विलेज ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर क्रिटिकल जो क्रिटिकल वाटर डिप्लेटेड रीजन्स में आते हैं, लेकिन वहाँ पर विंटर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। स्विचिंग टू कनाल इरिगेशन हैज़ ए लिमिटेड एडेप्टेशन पोटेंशियल एज दैट वुड ऑल्सो लीड टू 7% डिक्लाइन। तो कनाल इरिगेशन की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ घाटा ही मिलेगा, 7% तक डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि इतना नहीं मिलेगा, लेकिन 7% का डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। कोज क्या बताए गए, कोज यहाँ पर कुछ बताए गए, कोज बताए गए जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन उन एरियाज़ में लॉन्च किया गया जहाँ पर जो पानी है आपका वो जो कह सकते हैं उसकी फुल्ली अवेलेबिलिटी नहीं थी। ग्रीन रेवोल्यूशन विच सपोर्टेड द वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक व्हीट एंड राइस के ऊपर प्रोडक्शन की बात की थी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ऐसे एरियाज़ में उगाया गया जहाँ पर ये नहीं उगना चाहिए था, ठीक है। तो उस समय प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बट ये उसके निगेटिव इफेक्ट हमें आज भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, पुअर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचाया जाता। इंडिया रेनफॉल को कंजर्व नहीं कर पाता। तो रेनफॉल जो हार्वेस्टिंग है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इंडिया में नहीं है, सिर्फ 8% वाटर ही इंडिया में सेव हो पाता है।
ओके, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स लाइक मिलेट। तो मिलेट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मिलेट्स जो है वो माल न्यूट्रिशन को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। जो मोटे अनाज होते हैं तो हमें वाटर और यहाँ पर अगर हम देखें राइस, इनसे हट करके अपनी फूड बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन करना है। और जो वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, मैं वाटर डेफिशिएंट क्रॉप की बात नहीं कर रहा, मैं वाटर एफिशिएंट क्रॉप की बात कर रहा हूँ। मिलेट्स के लिए वाटर की ज़रूरत कम पड़ती है, तो ऐसी जो फसलें हैं हम यहाँ पर उगा सकते हैं, जिससे फूड हैबिट्स भी चेंज होंगी और भी हेल्थ रीजंस भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में मैंने बता दिया, 2 डेफिनेशंस हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद मिशन मस्टर्ड यहाँ पर चलाया गया। मिशन मस्टर्ड के ऊपर एक वेबिनार हुआ और 2025 हमारा मिशन है। 2025-26 तक जो मस्टर्ड का प्रोडक्शन है वो 17 मिलियन टन से बढ़ा देना है। ओके, द गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग अराउंड 9 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन और लानी है अंडर द मस्टर्ड कल्टिवेशन एंड रेज द प्रोडक्शन ऑफ टू अबाउट 70 मिलियन टन। ठीक है, तो ये वन लीनियर है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि इस तरह के काम भी यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद ये फिर से काम का हो जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, पीएम किसान स्कीम। मैं फिर से बता दूं, इस स्कीम के बारे में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, आपको अपने सिलेबस के अंदर पढ़ करके आना है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ कवर कर देता हूँ, ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है और जो फार्मर्स हैं उनको बेसिकली इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करनी है, इर्रेस्पेक्टिव कि उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है। आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, आपके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, आपको पूरे साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में, 2,000 2,000 2,000। पहला इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के, आप देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक का आपका जो बचत है वो होनी थी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई का 2021 वाला जो आपका पैसा मिलना था वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंदर जो आपको पहले 4 महीने का पैसा 2,000 रुपये मिलने थे वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे ड्यू टू द फाइनेंशियल रीज़न इन द केसेस, इन द सर्ज ऑफ केसेस इन कोविड-19। ओके, तो आप समझते होंगे इन सब चीज़ों को। और उसके बाद यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाएगा। तो रैलीज़ वगैरह के लिए पैसे यहाँ पर पहले से बचा करके रखे जाते हैं, बट ऐसे कामों के लिए पैसे नहीं होते हैं। ओके, तो पर क्या ही शिकायत करनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है और टोटल अगर हम देखें तो टोटल 41 स्लाइड्स के अंदर यहाँ पर कवर हुए और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कम करंट अफेयर न्यूज़ में है क्योंकि कोरोना वायरस की ज़्यादा खबरें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली। ओके, तो ये सब यहाँ पर चलता रहेगा और ये जो सीरीज़ है ये आती रहेगी और इसके ऊपर पूरा ध्यान रखिए। वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, तो बस यही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको उसके नीचे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।